हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें हिस्ट्री करवाने वाली हूँ और हिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें पूरा बताऊँगी। अभी हमने ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो है वो तुमने देख ही लिया होगा। ईएमआरएस के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, लाइक अभी क्वेश्चन पूछा है एक, तो उसको 1 मार्क्स में पूछ लिया है। फिर उसी स्टेटमेंट में बी पार्ट करके पूछा है उसको एक, एंड फिर सी करके पूछा है उसको 2 मार्क्स में पूछ लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट करके ऐसे पूछा हुआ है। तो हम अब उसके लिए हमें क्या कर रहा है, उसके लिए हमें इन बिटवीन द लाइंस आना चाहिए। इन बिटवीन द लाइंस अगर आएगा, हमें पता होगा स्टोरी क्या है एक्चुअल में, तभी हम उसको कर पाएंगे टैकल। क्योंकि हमें अब पूरी पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, पूरा थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन नहीं आ रहा 4 नंबर का जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब मैं तुम्हें हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एक तरह से एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें पेपर में रिकॉल हो जाए। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे जो कि हमने अभी ना हमारा ईएमआरएस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था डायरेक्ट कि डिफाइन दिस, मतलब कोई भी टर्म ऐसे, जैसे ना एक हमारा अभी जो मैं जिसको तुम्हें कराऊंगी उसमें हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रिमिनल ट्राइब्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स किनको बोला है, तो वही है कि अगर हमें इसका पता है तो डायरेक्ट हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसे ही मैं तुम्हें डेफिनेशंस के साथ भी अभी करवाऊंगी। तो हमने जो हमारा डिस्क्रिप्टिव था उसके लिए क्वेश्चंस आंसर किए हैं, इकोनॉमिक्स के कर लिए हैं हमने। ठीक है, उसके अलावा हमने पॉलिटी के भी कर लिए थे और हमारा ज्योग्राफी का भी कर लिया था। ठीक है गाइस, अभी तुमने जो भी देखा ना, मैंने जितने भी कराए हैं क्वेश्चंस आए उसी में से हैं। वो बात अलग है कि उनका फॉर्मेट बस पूछने का अलग था। ठीक है, तो इनको अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप इनको ज़रूर से विजिट करें। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें अभी हिस्ट्री कराने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं पहले तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हमारा सिलेबस है, उसमें मैं अभी फर्स्ट कराऊंगी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइलिज्म। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या क्यों हुआ, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन क्या था फॉरेस्ट में, रिबेल कैसे कर रहे थे जो फॉरेस्ट के लोग थे, और फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। उसके बाद मैं पेस्टोलिस्ट का भी कराऊंगी, इंडस वैली वाला भी। ठीक है, रिवॉल्यूशन 1857, जो हिस्ट्री का हमारा पार्ट रह गया था उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट से, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था ना, जो 1700 से लेकर और 1995 के बीच में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि वर्ल्ड का जो 9.3% एरिया है ना, वो एक तरह से क्लियर कर दिया गया था। क्लियर्ड आउट। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो जो भी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़रूरत थी, जिस लकड़ी की जिस भी तरीके से, वो सारी कहाँ से आ रही थी, एक तरह से फॉरेस्ट से ही आ रही थी। तो उन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए हमारा एरिया जो है वो क्लियर कर लिया गया था। और वो एरिया कहाँ था, फॉरेस्ट वाला ही तो था, फॉरेस्ट ही तो थे उस एरिया में। तो इसी के चलते जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज वाई डिफोरेस्टेशन। ठीक है, वाई डिफोरेस्टेशन। अब जो डिफोरेस्टेशन है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा। अब सबसे पहले जो थे, सबसे पहला रीज़न जो है डिफोरेस्टेशन का वो क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स एनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप की प्रोडक्शन को वो एनकरेज कर रहे थे। अब उसके लिए ज़मीन की भी तो ज़रूरत होगी, और वो ज़मीन कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया था, फॉरेस्ट हटा दिए थे, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए थे। और इसी से अगर पेड़ों को काटोगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ही तो होगा। तो वन ऑफ द रीज़न यही था कमर्शियल क्रॉप। और कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर जो है ना, वो आता है हमारा जूट, शुगर, कॉटन, वीट। ठीक है, पहले इनको भी तो
दूसरे देश में भेजा जाता था। जूट और कॉटन का तो भाई पता ही है, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन पे बेस्ड थी, ठीक है। और जो सेकंड रीज़न था ना, सेकंड रीज़न हमारा वो ये था कि जो कॉलोनियल पीरियड में जो हमारे तो नहीं, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जो थे वो सोचते थे कि जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, ठीक है, अनप्रोडक्टिव है ये, और इससे अच्छा है कि हम इनका कुछ यूज़ ही ले लें। और यूज़ लेने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, कटवा दिए पेड़ वेड़, और उनकी जगह ये सारी चीज़ें करवा दी। अब इन्होंने लकड़ी का यूज़ कहाँ लिया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्लीपर्स, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। अब जो ये स्लीपर्स है ना, ये बेसिकली क्या है, वुडन प्लैंक देखे हैं तुमने, ऐसे वुडन प्लैंक, ये वुडन प्लैंक बनते थे किसको, जो ये ट्रेन आएगी यहाँ से मान लो, तो ये जो ट्रैक्स थे ना ट्रेन के, उनको होल्ड करने के लिए, ताकि ट्रैक जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहे, ट्रैक अपनी पोजीशन से हिले ना, ठीक है। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, उनको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, वुड की, और काइंड ऑफ स्पेशल वुड की, और ये किससे बने थे, टिम्बर से। अब अब तुम इनको देखना कि ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ये कितने चालाक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो ओक फॉरेस्ट है ना, ओक फॉरेस्ट से ही आएगा टिम्बर, ओक फॉरेस्ट जो है वो इंग्लैंड में डिसअपियर हो गए थे, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इंग्लैंड में डिसअपियर हो गए थे, इसलिए इन्होंने मतलब ये ख़त्म हो गए थे, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट कर रहे थे इनके लिए, इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, इनको जो प्रॉब्लम है वो आ रही थी टिम्बर सप्लाई में। टिम्बर सप्लाई, और किसके लिए कर रहे थे ये टिम्बर सप्लाई, रॉयल नेवी के लिए, ठीक है, और रेलवे के लिए, रेलवे ट्रैक्स भी तो इसी से बन रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1820 में ना, 1820s के टाइम पे इन्होंने एक सर्च पार्टी भेज दी, कहाँ पे भेज दी, इंडिया में भेज दी, ठीक है, और बोला कि एक्सप्लोर करो, किसको, एक्सप्लोर करो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इंडिया में, ठीक है, समझ आ रही है पूरी कहानी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। और इन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो ना टिम्बर की बढ़िया क्वालिटी है, तो इन्होंने पकड़ लिया, फिर कर दिए क्लियर, और फिर क्या हो गया, एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया से टिम्बर, एक्सपोर्ट टिम्बर फ्रॉम इंडिया, इतना समझ आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रेलवे नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड करने लग गया इंडिया में भी, कि यहाँ पर टिम्बर की सप्लाई थी तो इंडिया में भी वो करने लग गया रेलवे का। तो सेकेंड रीज़न ये हो गया हमारे पास। और जो थर्ड रीज़न था ना वो प्लांटेशन था, प्लांटेशन, प्लांटेशन किस चीज़ का, प्लांटेशन करेंगे टी का, कमर्शियल क्रॉप्स का ना, कॉफ़ी का, रबर का, इनके लिए लैंड भी चाहिए, और लैंड कहाँ से कहेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करके आएगी लैंड, फॉरेस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। एक डिफॉरेस्टेशन का रीज़न ये हो गया, तीन रीज़न पढ़ लिए। डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, ब्रिटिशर्स को कमर्शियल क्रॉप के लिए चाहिए था, जूट शुगर कॉटन चाहिए था, उसके लिए उन्होंने हटा दिया फॉरेस्ट को। सेकंड, स्लीपर्स चाहिए थे उनको ट्रैक पे, टिम्बर सप्लाई के लिए, इंग्लैंड में ख़त्म हो गई थी, ओक फॉरेस्ट ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, रॉयल नेवी और रेलवे के लिए सर्च टिम्बर चाहिए था, उसके लिए उन्होंने 1820 में सर्च पार्टी भेज दी, एक्सप्लोर करो भाई टिम्बर सप्लाई, फिर हम कहाँ से करेंगे, इंडिया से। तीसरा क्या था, प्लांटेशन के लिए, इतना समझ आया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट। अब मैं तुम्हें जो भी बताऊँ ना, मैं पूरा लिख तो नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम ना बस अपना आराम से ध्यान से सुन लेना, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में आ रही है, ठीक है, और तुम इमेजिन करना कि क्या क्या सब हो रहा था। कमर्शियल फॉरेस्ट्री में क्या हुआ ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक जर्मन एक्सपर्ट था, जर्मन एक्सपर्ट था, और उस जर्मन एक्सपर्ट का नाम था ड्राइट्रिक ब्रेंडिस, ठीक है। अब ये जो डाइट्रिक ब्रेंडिस था ना, इसने देखा, इसको ना क्या बना दिया था, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। अब इसने क्या देखा कि जो प्रॉपर सिस्टम है ना वो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है इंडिया में। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, रूल्स बना दिए, किस चीज़ के लिए रूल्स बना दिए इसने,
फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। कैसे कि जो ग्रीजिंग थी, जो अपने पशुओं को चराते थे लोग, उसको इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा, क्यों रेस्ट्रिक्ट किया? ताकि जो टिम्बर प्रोडक्शन है, इनका मेन पर्पस था टिम्बर लेके जाना अपने उसके लिए, रॉयल नेवी के लिए और रेलवे ट्रैक्स के लिए, स्लीपर्स के लिए, ठीक है। और ताकि टिम्बर प्रोडक्शन है उसको सेव किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके। और जो ये हमारा ड्रैक्ट्रिक ब्रेंडिस था, इसने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो सेटअप कर दी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और इसने कब सेटअप करी है? 1864 में। और इसी ने हेल्प किया था 1865 में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आई थी ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसको, उसमें। और एक और बात इसमें तुम याद रखने वाली है, अगर हमारा उसमें आ जाए ये ऑब्जेक्टिव में, कि जो इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन देहरादून में है हमारा, ठीक है। और ये कब सेटअप हुआ था? 1906 में सेटअप हुआ था, ठीक है। ये राइटिंग थोड़ा ऐसा ध्यान रख लेना, जल्दी जल्दी में लिखा नहीं जा रहा। देहरादून में हमारा सेटअप हुआ था। और इस सिस्टम को इन्होंने ना आई थिंक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करके समथिंग बताया था इसने, SCINTIFIC, ठीक है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उनको कंट्रोल करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जितने भी पुराने जो कट हुए हैं ट्रीज, उनकी जगह पे नए ट्रीज लगा दिए जाएंगे, ठीक है। उसी को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट जो थी वो 1865 में इनेक्ट की थी, उसको ना 2 बार अमेंड किया गया था। एक तो उसको अमेंड किया गया 1878 में और एक किया गया 1927 में। तो 1878 में जो अमेंड किया गया था उसकी अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को ना 3 कैटेगरीज में बांट दिया था इन्होंने, ठीक है। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट जो थी हमारी वो थी रिजर्व, ठीक है। सेकंड जो थी वो थी प्रोटेक्टेड, और थर्ड जो थी वो थी विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। कब? 1878 में जो फॉरेस्ट एक्ट को दोबारा अमेंड किया गया था, 1865 वाली फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया गया था 2 बार, एक 78 और एक 1927 में। जो 3 कैटेगरीज थी ना हमारी, वो कब थी? 1878 वाले में। याद रखना 1878 वाले के अंदर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। अब इसमें बताया है इससे कैसे अफेक्ट कैसे हुई थी लोगों की लाइफ इससे। जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम स्पीडिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, वो नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है मेजर इम्पैक्ट आ गया था लोगों पे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी ना, एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो अब लोगों को तो कोई और काम धंधा ढूंढना पड़ेगा ना। और तुम एकदम से अपने मतलब किसी ऐसी चीज़ को छोड़ो जो तुम सालों से करते आ रहे हो, पूर्वज जो तुम्हारे फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उसको तुम अब एकदम से कट कर दो कि भाई हाँ इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो तुम्हारे लिए तो नया लाइवलीहुड ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के ना नाम थे, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसको लर्डिंग बोलते थे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। मिल्पा बोलते थे इसको सेंट्रल अमेरिका में। याद रखनी आ सकती है, ठीक है, पेपर में। तवी या फिर चिटमिन बोलते थे इसको अफ्रीका में। और चीना बोलते थे इसको श्रीलंका में, ओके।
तो अब इनकी वजह से जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जितना भी जो भी लोग थे, जो भी ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनका तो एक तरह से लाइवलीहुड ख़त्म हो गया ना। तो अब उनको उनको क्या करना पड़ेगा, न्यू ट्रेड्स करने पड़ेंगे, मतलब कोई तो नई चीज़, नया एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने और न्यू सर्विसेज भी देखनी पड़ेगी, काइंड ऑफ, ठीक है, लिख सकते हो तुम, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ही ट्रेड करना, started trading in forest products। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट में स्टार्ट कर दिया तो उनसे क्या हुआ कि ये मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था सिर्फ इंडिया में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, श्रीलंका में, यहाँ ये हर जगह फिर अप्लाई हो गया जहाँ जहाँ कॉलोनियल रूल था, ठीक है। तो उस वजह से जो जितनी भी ये हमारे पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी ना, जिनको ये क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों कहा गया, इनको इसीलिए कहा गया था कि भाई अब इनकी हंटिंग और ग्रेजिंग जो लोकल पीपल्स की थी वो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी थी। अब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कुछ तो करेंगे, तो ये छुप छुपा के, और या फिर जहाँ पर जाना, मतलब हर जगह ही जाना मना कर दिया, तो छुप छुपा के या फिर टाइम देख के, मौका देख के जब ये जाते थे तो इनको पनिश किया जाता था। तो एक तरह से इनको फिर उसी मतलब वो सब देख के कि भाई ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, तो इनको क्या बोल दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया था इनको, ठीक है। यही इसका मेन रीज़न था क्रिमिनल ट्राइब्स का। और जो संथल्स थे ना, ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे, संथल्स असम में थे, ओरांस झारखंड में थे, और गोंड जो थे वो छत्तीसगढ़ में थे, ये याद रख। अब बारी आती है रिबेलियन, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में रिबेल भी तो किया ना लोगों ने कि भाई हम नहीं मानेंगे, कुछ तो करेंगे ही वो अपने आप को बचाने के लिए। तो जो संथल प्रागांस थे ना, उनमें से देखो, छोटा नागपुर जो था, छोटा नागपुर से बिरसा मुंडा, ये एक ट्राइबल लीडर था, ट्राइबल ग्रुप का लीडर था, इन्होंने यहाँ से रिबेल किया, ठीक है। और एक बहुत फेमस था आंध्र प्रदेश से, और उनका नाम था अलूरी सीतारामा राजू, सीतारामा राजू, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम की एक जगह है, ठीक है, और वो साउथ में पड़ती है आई थिंक। वहाँ पर एक पूरा रिबेलियन हुआ था, वो कब, उसका फेमस ही वो इस नाम से है, बस्तर रिबेलियन, ठीक है। और कब हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है कि बस्तर रिबेलियन कब हुआ था, ठीक है। ये हुआ था हमारा 1910 में, ओके। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी। और ये इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने रिजर्व कर दिया था फॉरेस्ट को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया था, ठीक है, हंटिंग को रोक दिया था, और जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उनके कलेक्शन को रोक दिया था एक तरह से, ठीक है। तो जो बस्तर के लोग थे वो बहुत वरिड थे इस चीज़ को लेकर कि भाई अब क्या होगा। तो उन्होंने रिबेल करने की सोची कि ऐसे तो हम मतलब कर नहीं सकते कि भाई मतलब हमारे जब लाइवलीहुड ही छीन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने हार ना मान के उन्होंने फाइट करने का सोचा उस चीज़ के खिलाफ। तो वहीं से हमारा ये बस्तर रिबेल शुरू हुआ था 1910। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो अब जो जावा है ना वो राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है, एक तरह से फेमस है किसके लिए, राइस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में है जावा, इंडोनेशिया का तो पता ही होगा, ठीक है। और ये याद रखने की बात है कि जो इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर थी ना वो डचेस थे, डच कॉलोनियल पावर थी इंडोनेशिया में, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे क्या, वही फिर से वाली बात आ गई ब्रिटिशर्स की, क्या चाहते थे, टिम्बर चाहते थे, कहाँ से, जावा से। और जो जावा में ना एक फेमस कम्युनिटी भी थी, उसका नाम था कलांस, ये याद रखना। और ये स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स बोलते थे इनको, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे कलांस, ठीक है।
तो भाई अब डचेस जो थे वो ब्रिटिशर्स को थोड़ी ना आने देंगे हमारे इसमें, अपने उसमें क्यों आने देंगे। तो डचेस ने भी एक तरह से ना अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बना दी थी अलग से। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी मतलब जो भी विलेजर्स थे वहाँ पर जावा के, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट में आने के लिए, कि भाई अब कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि बोट बनाने के लिए, हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो और मतलब जो बहुत बहुत ज़्यादा खुद के लिए, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनको, जो उनके जो पर्सनल यूज़ है सिर्फ उसी के लिए कर सकते हैं, वरना जो बाहर के जो लोग हैं जो एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग करेंगे इस चीज़ की, टिम्बर की, उसको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को तो वही चाहिए था, तो ब्रिटिशर्स तो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही थी वो चीज़ें अवेलेबल, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन था जावा में, वो बेसिकली यही था पूरा, ठीक है। तो अब जो हमारा ये वाला पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। मैंने तुम्हें कंप्लीट एक तरह से रिकैप दे दिया है कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये करवाऊंगी पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और उनकी मूवमेंट्स, कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट था पेस्ट्रोल लाइफ पे, और अफ्रीका में पेस्ट्रोलिज्म के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो नोमैड्स होते हैं ना, वो पीपल होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि वो एक जगह से दूसरी एरिया पर चेंज करते रहते हैं सीजन्स चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। जैसे अभी वो इस सीजन, मतलब विंटर सीजन में वो इस प्लेस पे हैं, तो फिर जब समर आएंगी तो वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे, जब दोबारा से विंटर आएंगे तो वो इस प्लेस पे आ जाएंगे, या फिर वो अलग अलग अपने प्लेसेस ढूंढ लेते हैं। इनका नोमैड्स का मतलब ये है घुमंतु लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो नोमैड्स हैं, ठीक है। नाम उनके बता रहे, गुज्जर बकरवाल थे, वो जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू एंड कश्मीर में थे, ठीक है। उसके अलावा ये जो थे ना, ये किसको हर्डर्स करते थे, गोट और शिप्स को, गोट एंड शिप, ठीक है। गुज्जर बकरवाल, ये याद रखना। सेकंड वन है गड्डी शेपर्ड्स, ठीक है, गड्डी शेपर्ड्स। ये कहाँ के थे, ये हिमाचल प्रदेश के थे, ठीक है। शेपर्ड्स से ही पता चलेगा किसको वो करते थे, घुमाते थे, शेपर्ड्स को, ओके। अब अलग अलग एरिया में ये लोग घूमते थे। नेक्स्ट वन है डांगरर्स, डांगर्स। ये कहाँ पर थे हमारे, ये महाराष्ट्र में थे, ठीक है। और ये प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र में स्टे करते थे, और फिर ये वापस से घूमकर अपनी उसी जगह पर आ जाते थे जहाँ से ये शुरू करते थे। मतलब कि ये सेमी एरिड रीजन में जब लो रेनफॉल होती थी, और वहाँ पर जो लो रेनफॉल की वजह से जो सोयल है वो जब वहाँ पे ड्राई होती थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्कर्ब आ जाते थे, थ्रोनी स्कर्ब जिनको बोलते हैं हम। तो फिर वहाँ पे क्या होता था, ड्राई क्रॉप जैसे कि बाजरा वगैरह ये सब उगाते थे, और फिर जब ये सीज़न अक्टूबर में वापस से आ जाता था, तो वो फिर से अपने मतलब बाजरे को बोके वो निकल पड़ते थे, लेकिन फिर वो हार्वेस्ट करने के लिए दोबारा से रेस्ट पे चले जाते थे। और इसी मूवमेंट को वो साल भर करते रहते थे। वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, डांगर्स, ठीक है। बंजारा जो है उसको हम लिखेंगे, बंजारास जो है वो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको तुम याद कर लेना। अब जो कॉलोनियल रूल है उसका क्या इफेक्ट था, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। सबसे पहले क्या था कि जो कॉलोनियल रूल के अंडर जो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ थी ना, वो एकदम से चेंज हो गई थी। कैसे कि सबसे पहले ना जो कॉलोनियल स्टेट्स थे वो ये चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड है ना उनको हम कल्टीवेटेड फॉर्म्स में एक्सपेंड कर ले, ट्रांसफॉर्म कर ले एक तरह से। तो अगर उनको कल्टीवेशन एक्सपेंड करना है अपना, तो क्या करना पड़ेगा, उससे उनको हटाना पड़ेगा ना। और उनको लगता था ऐसा, जो कि मैंने पिछले उसमें भी बताया था, कि जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड है ना वो अनप्रोडक्टिव है। और एक तरह से उन्होंने फिर उसको, वो अगर हमें प्रोड्यूस नहीं कर रही, कुछ भी प्रोडक्टिव वो हमारे लिए नहीं दे पा रही, रेवेन्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो उन्होंने उसको वेस्ट लैंड की तरह देखना शुरू कर दिया था, ठीक है। किसकी तरह, वेस्ट लैंड की तरह उन्होंने उसको देखना शुरू कर दिया था। और दूसरा क्या था, वही टिम्बर वाला, ठीक है। और इसी के चलते क्या हो गया, जो पेस्टोलिस्ट की लाइफ थी वो एकदम से चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि भाई वो उनको प्रीवेंट कर दिया गया, ठीक है। ये टिम्बर ही था जो था, ठीक है, ये याद रखना है।
टिम्बर की सप्लाई के लिए किया है इन्होंने इतना सब, फॉरेस्ट क्लियर कर दी, डिफॉरेस्टेशन आ गया, ठीक है। तो अब अगर उनको प्रिवेंट कर लिया जाएगा एंटर करने से फॉरेस्ट में, तो उनकी लाइफ तो हार्ड हो जाएगी ना एक तरह से, और उसके लिए उन्हें परमिट चाहिए था। अगर तुम्हें जाना भी है ना तो परमिट चाहिए एंट्री के लिए, और अगर वो परमिट तुम्हारे पास नहीं है और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। ये अलग से उन्होंने पंगा कर दिया था, ठीक है। तो इसके चक्कर में ही उन्होंने पता है क्या किया फिर, 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो इंडिया में थी उसने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और इस एक्ट में क्या था कि जो भी कम्युनिटीज़ थी ना, क्राफ्टमैन्स की, ट्रेडर्स की, पेस्टोलिस्ट की, उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब। क्यों भाई, क्यों कर दिया? क्योंकि वो क्या करती थी, अपने लाइवलीहुड के कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो परमिट तो देते नहीं थे वो, क्योंकि परमिट के लिए उनको क्या होता था कि मतलब उसमें ना पूरा वो रूल बुक थी उनकी काइंड ऑफ, कि 20 हैं आपके पास, कितनी है, हर एक मतलब 20 भेड़ हैं आपके पास, तो हर एक पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, अब उनके बच्चे हर एक पे टैक्स देना पड़ेगा, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत कर दी थी। तो परमिट लेना भी ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल था, और नहीं था तो उनको पनिश करते थे। अब वो पनिशमेंट से बचने के लिए मतलब कुछ तो जुगाड़ लगाते ही थे, तो उनके अंदर उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के, 1871, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पेस्टोलिट्स की जो लाइफ थी वो चेंज हो गई थी, कैसे भाई हर एक उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया, ये सब लिख लेना तुम उसमें, पता है, ठीक है। कैसे उन्होंने देखा कि वेस्ट लैंड है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, और प्रोडक्टिव किसके लिए, ओनली एंड ओनली टिम्बर सप्लाई चाहिए थी उनको, और जो भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनकी फार्मिंग के लिए, ठीक है। एक तरह से सब अपना ही फ़ायदा देख रहे थे वो। ये तो हमारा रेलवे आ गई इंडिया में, तो वो ब्लेस इन डिस्गाइज हो गया कि ठीक है, ना करते भला हो गया हमारा, वरना दूर दूर तक कुछ नहीं होना जाना था इंडिया का, ठीक है, उस टाइम पे देखा जाए तो। अब अफ्रीका में पेस्टोलिज्म की बात करें तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी ना पेस्टोरल की, वो अफ्रीका में ही थी। तो ये जो थे ना वो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर, उनके नाम लिखे हैं मैंने, बेडॉइस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना, ठीक है। इनमें से अगर 2-3 भी याद रह जाए और तुम वहाँ लिख पाओ ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वो बेसिकली क्या रेस करते थे, कैटल्स लाइक कैमल्स, गोट्स, शिप, डोंकी, ठीक है। और वो सेल भी करते थे मिल्क को, मीट को, एनिमल स्किन को, वूल्स को, ठीक है। तो एक तरह से जो पेस्टोलिस्ट थे इंडिया में और जो अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट की लाइफ थी ना, वो एकदम से चेंज हो गई थी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो और जो एक पेस्टोरल कम्युनिटी है द मसाई, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्कस किया, इसके बारे में जो हमारी बुक है उसमें थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, द मसाई, ठीक है। तो जो ये मसई थे ना, ये ईस्ट अफ्रीका में थे, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। और इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कि जो मसई लैंड थी ना, मतलब जहाँ पर ये रहते थे उस जगह को एक तरह से इन्होंने मसई लैंड बोल दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी, नॉर्थ में तंजानिया है वहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है, केन्या तक फैली हुई थी। तो ये जो कॉन्टीन्यूस इसका लॉस फेस कर रहे थे, ग्रेजिंग लैंड इनकी जो इतनी बड़ी थी, ये अब इतनी सी हो जाएगी तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। एक तो तुम इतने एरिया में अपने कैटल को ग्रेज करा रहे हो, और एक फिर बहुत छोटा एरिया तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है उसी सेम चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इनको वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो इंडिया को करनी पड़ी। और जो फॉरेस्ट के रूल्स बनाए थे ना कि भाई अब रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, जो मैंने तुम्हें वो 3 डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अब तुम मुझे जल्दी से बताओ याद करके कि कौन सी एक्ट थी जो जो हमारी एक्ट उसको वो कर दिया गया था ना, फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार अमेंड कर दिया था। एक 1927 में किया था, और इससे पहले जो किया था उसमें ही 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था फॉरेस्ट को। अब तुम मुझे ये बताओगे, ठीक है। तो उसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ना वही सेम इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो मसई की लैंड थी ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग लैंड, लार्ज एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड को टर्न कर दिया था रिजर्व्स में, और उन्हें रिजर्व्स के नाम पर इन्होंने क्या बना दिया, नेशनल पार्क बना दिए। और उनमें से नाम है मसई मारा एंड संबूरू नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है, केन्या में है ये, गॉट इट, एनसीईआरटी में गिवन है ये,
आ सकता है कहाँ है ये पार्क। और एक और मैं तुम्हें बात बताऊँ, मसई का मीन्स जो होता है ना वो होता है माई पीपल, माई पीपल। तो तुम एक्सप्लेन करो, अगर आ जाए क्वेश्चन तो लिख सकते हो मसई मीन्स माई पीपल, ठीक है। और हाँ, तो ये अभी के लिए इसमें इतना ही था, ठीक है। तो अब अगर हमने वहाँ तक ये वाला कंप्लीट कर लिया पूरा, ठीक है, दोनों कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। मोहनजोदारो, लोथल आर्ट, टाउन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब क्या था ये मैं तुम्हें फटाफट कवर करा देती हूँ, सो दैट कि तुम्हें याद रहे, ठीक है। सिटी ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है। तो अब हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसी को हम ऑल्सो नोन एज हड़प्पा कल्चर, हड़प्पन कल्चर इसको ही बोलेंगे, ठीक है। और ये कब था, 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक। तो ये जो पीरियड है ना, ये ही हमारा मैच्योर हड़प्पा कल्चर है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज था अर्ली वाला, फिर था मैच्योर, और फिर था लेटर। तो जो हमारा बिफोर ये 2600 BC आ जाएगा ना, ये हमारा अर्ली आ जाएगा, और 2600 टू 1900 BC है, ये हमारा मैच्योर आ जाएगा। तो इस मैच्योर के दौरान ही हमें जो है वो डिस्कवर किया था हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं तो मैंने एक क्रक्स बता रही हूँ, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताई। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं, वो मिस भी हो सकते हैं, तो डोंट माइंड। एक तरह से मैं हमने जो पहले से पढ़ रखा है उसका क्विक रिवीजन दे रही हूँ मैं, सो दैट कि अभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमने क्विक से रिवीजन कर लिया चीज़ों का, और अब हम अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। तो हड़प्पा जो थी ना, वो फर्स्ट साइट थी, डिस्कवर की गई थी जो फर्स्ट साइट। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। और मोहनजोदारो थी, ये दोनों में डिफरेंस है। मोहनजोदारो जो थी ना, वो फॉर बेस्ट प्रिजर्व्ड साइट मिली थी, मतलब इससे ज़्यादा प्रिजर्व्ड साइट हमें नहीं मिली। इसी से सबसे ज़्यादा हमें पता चला है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो को डिस्कवरी किसने की थी, ये याद रखना है, RD बैनर्जी ने की थी, ठीक है। अब मोहनजोदारो जो शहर था ना, इसमें हमें 2 चीज़ें जो थी वो मिली थी। मोहनजोदारो को एक्चुअल में डिवाइड किया गया था 2 चीज़ों में, एक था सिटेडल और एक हमारा था लोअर टाउन, ठीक है। अब जो ये सिटेडल था ना, ये ऐसे डिवाइडेड था, ये ईस्ट वाला रीजन हो गया और ये वेस्ट वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा ना, गांव में टीले होते हैं कि कुछ घर टीले पे बने हुए हैं, थोड़ी ऊंचाई पे बने हुए हैं, और जो बाकी घर हैं वो निचले स्तर पर बने हुए हैं। तो ये जो ऊंचाई पे बना हुआ था ना, और ये फोर्टिफाइड था, दीवार से कवर था ये, ठीक है। ये सिटेडल था और इसमें कम घर थे, और जो भी थे वो बहुत ही मतलब काफ़ी बढ़िया बने हुए थे। और जो लोअर टाउन था वो थोड़ा लार्ज था, सिटेडल छोटा था, ये याद रखना है। वेस्ट साइड में सिटेडल है और ईस्ट साइड में जो हमारा वो है लोअर टाउन है। तो मोहनजोदारो जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड था, वन इज सिटेडल एंड सेकेंड वन इज लोअर टाउन। और अब जो सिटेडल था ना, इस सिटेडल में ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। मैं भी इसमें ही हमें मिला है ग्रेट बाथ, ये याद रखना है तुमको, ठीक है। और अब हम बात करें कि एक दो मैं तुम्हें ना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूँ, क्योंकि शायद उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पता चल गया तुम्हें, ये सिटेडल वाला, लोअर टाउन वाला मोहनजोदारो में मिला है। मोहनजोदारो बेस्ट प्रिजर्व साइट थी हड़प्पा की, और हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट थी दयाराम साहनी ने, और जिसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या थी। इसमें ना प्लगिंग के लिए ऑक्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। और जो सबसे पहला जो था ना, वो टेराकोटा मॉडल मिला था हमें, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। और ये हमें कहाँ मिला था, बनावली हरियाणा में, ठीक है, बनावली हरियाणा में। ये याद रखना है हमें कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में क्या क्या था। और दूसरा, पहला ये हो गया टेराकोटा मॉडल मिला था, सेकंड हमें मिला था फरो फील्ड मिली थी, ठीक है। तीसरा कैनाल, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैनाल जो थी वो भी मिली थी। और प्लग्ड फील्ड, जो प्लग्ड फील्ड थी ना, वो हमें प्लग हुई हुई ऑलरेडी, वो कालीबंगन में मिली थी, कालीबंगन। और ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और एक और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का एक और पार्ट क्या था, वो ये था कि हमें ना 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ठीक है।
ये भी हमें मिल गई थी। जो ये हम मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं ना आज के टाइम में, ये देखो कितने सालों से चलती आ रही है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहाँ पे भी इसके ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। मिक्स्ड जो मिक्स कल्टीवेशन अब हम करते हैं ना मॉडर्न उसमें, ठीक है, तो वो वाली भी हमें वहाँ पे मिल गई थी। गॉट इट। नेक्स्ट अब अगर बात करें हम कि वाटर रिजर्वेयर का भी बता दूंगी। हाँ, जो वाटर रिजर्वेयर था वो धोलावीरा गुजरात में मिला था हमें, ठीक है। अब जो यूनिक फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो क्या क्या थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के यूनिक फीचर्स थे, वो सबसे यूनिक फीचर था डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, सबसे यूनिक फीचर यही था। क्यों था भाई? सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसको चेंज कर लेते हैं, प्लान सेटलमेंट था, प्लान सेटलमेंट मिली थी, ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। दूसरा, केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम को केयरफुली कैसे प्लान किया गया था? ग्रिड पैटर्न बना दिया था वहाँ पे, ऐसे था वो, ऐसे था वो, आई थिंक यूँ करके, यूँ, ये चारों मान लो ये यहाँ पे घर है, तो वो चारों यहाँ पे आके मिल रही हैं, और फिर मतलब उनको पूरा एक तरह से ना पहले फ्रेम ऐसा ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव का स्ट्रक्चर पहले बेस बनाया गया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो कैसे होगा, उसके बाद ऊपर घर बनाए गए हैं, ठीक है। और फिर ना इसमें एक और चीज़ थी, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स हो गया पहला वाला इसका। दूसरा होगा प्लान था, जो सब कुछ जो भी था। और जो आर्किटेक्चरल फीचर था ना वो भी था। आर्किटेक्चरल फीचर में क्या आ गया? मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर ये सिटेडल वाला, सिटेडल और लोअर टाउन आर्किटेक्चर ही तो था एक तरह से ये देखा जाए तो। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी था वहाँ पे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ना तुम देखने से ज़्यादा ना सुनने में ड्यान रखोगी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कार्ड्स देखे हमने, बोट्स देखी, बोट्स मिले हैं, कार्ड्स के जो है वो मिले हैं वहाँ पे। और ड्रेनेज सिस्टम का हमने देख लिया। एक तरह से ना इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट था अर्बन सेंटर्स का, मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, ठीक है। तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। चौथा प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और एक और चीज़ थी इसमें, वो ये थी कि जो रूलर्स थे ना, रूलर्स, वो पता ही नहीं चला कि एक बंदा रूल कर रहा था या दो बंदे रूल कर रहे थे या पूरी कम्युनिटी रूल कर रही थी, ठीक है। तो जो रूल, ये भी एक तरह से ना मतलब अभी बताया नहीं गया है, मतलब कुछ साइंटिस्ट जो आर्कोलॉजिस्ट हैं बोलते थे कि एक रूलर है, कुछ बोलते थे दो है, तो कुछ बोलते थे कि पूरी कम्युनिटी जो है वो शेयरिंग एक तरह से रूल करती थी, शेयर्ड। और एक और चीज़ जो मिली है वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन का, ये भी याद रखना, क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये जो जो चीज़ें मुझे याद है ना मैं वो कराती जा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव माई नोट्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा बता दिया है कि इससे क्या ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि रीजंस क्या थे कोलैप्स होने के? रीजन कोलैप्स होने के, क्लाइमेट चेंज लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, शिफ्टिंग शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, ठीक है। और इसके अलावा एक्सेसिव फ्लड, ओके। तो गाइस ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहीं तक था। मैंने ना जितने भी उसमें पॉइंट दिए थे वो तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी हेल्प हो रही है ये वीडियो देखने से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, सो दैट कि मैं अगली वाली भी फटाक से ले आऊँ। पेपर से पहले मैं पूरे जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसकी ऐसे ही रिवीजन वीडियो बना दूंगी, सो दैट कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो आपको एक अभी रिवीजन, क्विक रिवीजन मिल जाएगी एक तरह से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस। और जो भी अभी आगे के टॉपिक्स बचे हैं, अगर आपको ये बढ़िया लगा और अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इसको लेकर, तो मैं वो आगे भी बना दूंगी, ठीक है। अभी आज के लिए